हेलो एवरीवन। अच्छा बच्चे, कल हमने डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6 से हमने शुरू किया था और 80C हमने कल डिस्कस किया था। अब बेटा उस डिस्कशन को आगे बढ़ा रहे हैं। अगला सेक्शन है हमारे पास 80CCC। क्या कहता है? बहुत सिंपल सी बात देखो, डिपॉजिट टू अ पेंशन फंड और एन्युटी प्लान ऑफ LIC और अदर इंश्योरर। ठीक है। अब पता है बेटा, सेक्शन 80CCC सिंपल है। ये क्या कहता है कि आपने आपने कोई पेंशन प्लान लिया। क्या लिया बेटा? आपने कोई पेंशन प्लान लिया या आपने कोई एन्युटी प्लान लिया। ठीक है। किसका? या तो LIC का, मतलब लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन का, या एनी अदर इंश्योरर का, किसी भी और इंश्योरेंस कंपनी का आपने पेंशन प्लान लिया है या एन्युटी प्लान लिया है, और इसमें आप कुछ पैसा क्या करवा रहे हो? जमा। तो बेटा जो पैसा आपने जमा करवाया है ना, उसका डिडक्शन आपको मिलता है अंडर सेक्शन 80CCC। ठीक है, तो सिंपल है। क्या कह रहा है 80CCC? आपने कोई पेंशन प्लान लिया है या आपने कोई एन्युटी प्लान लिया है, किसका? LIC का या किसी और इंश्योरेंस कंपनी का, और उसमें सालाना आप कुछ पैसा क्या करवाते हो? जमा करवाते हो। तो जो भी पैसा आप जमा करवाओगे उसका डिडक्शन बेटा आपको 80CCC में मिलेगा। ठीक है। अच्छा, लिखते रहना ये सब साथ साथ। अच्छा, और क्या कह रहा है ये देखो, अमाउंट, अब ध्यान से सुनना। अमाउंट रिसीव्ड बाय assessee or his nominee on account of surrender of policy or as pension on maturity of policy will be taxable in the year of receipt। पता है उसने क्या कहा है? सुनो, ध्यान से सुनना। उसने कहा कि जो असेसी था, ध्यान से सुनना, जो असेसी था उसने ये प्लान क्या करवा दिया? सरेंडर। ये जो एन्युटी प्लान उसने लिया था वो उसने क्या करवा दिया? सरेंडर। सरेंडर के टाइम पे उसे क्या मिली इंश्योरेंस कंपनी से? सरेंडर वैल्यू, है ना। याद करो जॉइंट लाइफ पॉलिसी का केस। असेसी ने समय से पहले पॉलिसी को क्या करवा दिया? सरेंडर। और इंश्योरेंस कंपनी से उसे क्या मिली? सरेंडर वैल्यू। या असेसी ने इस प्लान को कंटिन्यू रखा टिल मैच्योरिटी। सरेंडर नहीं करवाया, पूरा मैच्योरिटी तक कंटिन्यू रखा। जैसे 20 साल का प्लान था तो उसने 20 साल तक इस पॉलिसी को, इस प्लान को कंटिन्यू रखा। तो उसे इंश्योरेंस कंपनी से क्या मिलेगी? मैच्योरिटी वैल्यू। तो उन्होंने कहा ये सरेंडर वैल्यू असेसी के हैंड्स में क्या हो जाएगी? टैक्सेबल। और अगर उसने मैच्योरिटी तक इस प्लान को कंटिन्यू रखा तो मैच्योरिटी वैल्यू उसके हैंड्स में क्या हो जाएगी? टैक्सेबल। ठीक है। अच्छा, व्हाट इफ असेसी की समय से पहले क्या हो गई बेटा? डेथ। तो उस केस में पैसा उसको नहीं, उसके नॉमिनी को मिलेगा बेटा। क्या? मैच्योरिटी वैल्यू। तो उस केस में मैच्योरिटी वैल्यू उसके नॉमिनी के हैंड्स में क्या होगी बेटे? टैक्सेबल होगी। मेरे ख्याल से बात समझ आई बेटा। 3 केस बताए मैंने, 3 केस सुनो। क्या क्या 3 केस है? मैंने क्या कहा? असेसी ने समय से पहले यह प्लान सरेंडर करवा दिया, तो उस केस में इंश्योरेंस कंपनी से उसको क्या मिलेगी? सरेंडर वैल्यू, टैक्सेबल होगी। अगर उसने सरेंडर नहीं करवाया बल्कि मैच्योरिटी तक इस पॉलिसी को जारी रखा, तो उस केस में इंश्योरेंस कंपनी से उसे मैच्योरिटी वैल्यू मिलेगी, वो भी टैक्सेबल होगी। इनफैक्ट यहां पर ना मैच्योरिटी वैल्यू जो मिलती है ना, क्योंकि पेंशन प्लान है तो ये मैच्योरिटी वैल्यू आपको मिलती है इन द फॉर्म ऑफ पेंशन। ये मैच्योरिटी वैल्यू आपको मिलती है इन द फॉर्म ऑफ पेंशन। ठीक है। अच्छा, व्हाट इफ असेसी की समय से पहले डेथ हो जाती है? तो उस केस में पैसा, पेंशन का पैसा उसको नहीं बल्कि उसके नॉमिनी को मिलेगा, तो नॉमिनी के हैंड्स में वो पैसा क्या हो जाएगा? टैक्सेबल। यानी मुझे समअप ये क्लियर हुआ, असेसी को पैसा मिले, ठीक है, इस प्लान का,
या नॉमिनी को मिले, सरेंडर के टाइम पे मिले या मेच्योरिटी के टाइम पे मिले, वो पैसा क्या होगा बेटा? टैक्सेबल होगा। ठीक है, वो पैसा बेटा होगा टैक्सेबल इन द ईयर ऑफ रिसिप्ट, जिस साल में मिला है। कॉपी करना चाहो बेटा कर लो, वैसे इसमें खास कुछ है नहीं कॉपी करने वाला। फिर मैं आपसे बेटा एक बड़ा इंपॉर्टेंट एक सेक्शन में शुरू करूंगा, 2-3 सेक्शंस हम एक साथ पढ़ के चलेंगे, बहुत ध्यान से बेटा मेरी बात समझनी है। ठीक है, करें शुरू? आ जाओ बेटा मेरे साथ साथ बहुत ध्यान से बस समझना है बेटा। अब हम ना 3 सेक्शन पढ़ेंगे एक साथ, 80 CCD 1, 80 CCD 1B एंड 80 CCD 2। ये 3 सेक्शंस हैं, हम एक साथ इन्हें पढ़ेंगे, आपस में रिलेटेड हैं तीनों। बहुत ध्यान से बेटा मेरी बात समझनी है। बेटा मैं आपको एक बात बताता हूं, ध्यान से सुनना। सेंट्रल गवर्नमेंट ने ना बेटा, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ साल पहले एक स्कीम लॉन्च करी थी। स्कीम का नाम था बेटा नेशनल पेंशन स्कीम। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ साल पहले एक स्कीम लॉन्च करी थी जिसका नाम था एनपीएस, नेशनल पेंशन स्कीम। बेटा अगर मैं आपसे एक बात पूछूं कि नेशनल पेंशन स्कीम में, एनपीएस में अकाउंट ओपन कौन करवा सकता है, तो बेटा नेशनल पेंशन स्कीम में अकाउंट कोई भी ओपन करवा सकता है। कोई भी मतलब वो एम्प्लॉयड हो या नहीं, मतलब वो कहीं पर नौकरी करता हो या नहीं, उससे फर्क नहीं पड़ता। एनपीएस में खाता कोई भी ओपन करवा सकता है बेटा। तो एनपीएस में खाता ओपन करवाने के लिए जरूरी नहीं है कि आप कहीं पर नौकरी करते हो। मैं बिजनेस करता हूं, क्या मैं एनपीएस में बेटा पैसा अकाउंट ओपन करवा सकता हूं? मैं बिल्कुल करवा सकता हूं। तो सैलरीड एम्प्लॉय तो एनपीएस में पैसा, एनपीएस में अकाउंट ओपन करवा ही सकता है। कोई बिजनेस पर्सन है या कोई और है, क्या वो एनपीएस में पैसा अकाउंट ओपन करवा सकता है? बिल्कुल करवा सकता है बेटा, कोई दिक्कत नहीं। कॉपी करो यहां तक, फिर आगे की बात करते हैं। अब बेटा मैं पहले बात आपसे ना, सैलरीड जो एम्प्लॉयज होते हैं पहले उनकी बात कर लूं, बाकियों की हम बाद में करेंगे। पहले मेरी बात सुनना। मैंने आपको क्या कहा, एनपीएस में अकाउंट क्या सिर्फ सैलरीड एम्प्लॉय ओपन करवा सकता है? ऐसा नहीं है। एनपीएस में खाता कोई भी ओपन करवा सकता है, बी इट सैलरीड, बी इट बिजनेस क्लास, बी इट एनी अदर, कोई भी। अच्छा पहले मैं बात किसकी करूंगा बेटा? सैलरीड वालों की। सुनो अब ध्यान से बेटा, आपको पता है ये जो एनपीएस है ना, ये जो नेशनल पेंशन स्कीम है बेटा, एनपीएस, बेटा काफी हद तक ना इसका भी सिस्टम प्रोविडेंट फंड जैसा ही है। अगर आपको याद हो तो प्रोविडेंट फंड में क्या होता था? प्रोविडेंट फंड में पैसा एम्प्लॉय जमा करवाता था अपनी जेब से, प्लस प्लस कुछ पैसा एम्प्लॉयर भी जमा करवाता था अपनी जेब से। तो मुझे बताओ यहां पर भी बेटा कुछ ऐसा ही है। एनपीएस में भी ना कुछ पैसा एम्प्लॉय जमा करवाता है अपनी जेब से, कुछ पैसा एम्प्लॉय जमा करवाता है अपनी जेब से, और कुछ पैसा एम्प्लॉयर जमा करवाता है अपनी जेब से। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, कुछ पैसा एम्प्लॉयर जमा करवाता है अपनी जेब से। बात समझ आई? कॉपी करो बेटा यहां तक। तो एनपीएस भी काफी हद तक बेटा प्रोविडेंट फंड की तरह ही है। जैसे प्रोविडेंट फंड में
कुछ पैसा एम्प्लॉय जमा करवाता था अपनी जेब से, कुछ पैसा एम्प्लॉयर जमा करवाता था, वैसे ही यहां पर भी एनपीएस में भी कुछ पैसा एम्प्लॉय जमा करवाएगा अपनी जेब से और कुछ पैसा एम्प्लॉयर जमा करवाएगा अपनी जेब से। समझ आई बेटा बात सबको? कॉपी करो इसे। चलो अब आगे बात करते हैं। थोड़ा सा ना बेटा प्रोविडेंट फंड का जो केस था वो याद करना। प्रोविडेंट फंड वाला केस याद करना, मैंने क्या बताया था। मुझे बताओ, जो पैसा मैं जमा करवाऊंगा अपने एनपीएस में अपनी जेब से, क्या वो ऊपर ग्रॉस टोटल इनकम में ऐड, मेरी सैलरी में ऐड होता था या नहीं? नहीं बेटा। क्यों? वो ऑलरेडी बेटा आपकी सैलरी में इंक्लूडेड होता है, तो मेरा कंट्रीब्यूशन ऊपर सैलरी में ऐड नहीं होगा। ठीक है? क्यों? क्योंकि वो सैलरी में ऑलरेडी इंक्लूडेड है। तो यहां पर पहली बात लिखना, नॉट टू बी एडेड, ये करा हुआ है आपने, नॉट टू बी एडेड टू सैलरी। सैलरी में ऐड करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी सैलरी में बेटा क्या है? एडेड है। बात समझ आई? सुनो, तो ऊपर ऐड करने की जरूरत नहीं है। गवर्नमेंट ने कहा नीचे से हम आपको इसका क्या देंगे? डिडक्शन। इसका डिडक्शन आपको मिलता है अंडर सेक्शन 80 सीसीडी 1। इसका डिडक्शन आपको मिलेगा अंडर सेक्शन 80 सीसीडी 1। कितना बेटा? मैक्सिमम मिलेगा आपको 10% ऑफ सैलरी। तो आपकी सैलरी का 10% क्या मिलेगा बेटा? मैक्सिमम डिडक्शन। आपकी सैलरी का मैक्सिमम 10% एज डिडक्शन। ठीक है? तो मैं एक छोटी सी बात और जरा मैं थोड़ी सी यहां पर आपसे कर दूं। वही बात है ना बेटा, जो सैलरी पूरे चैप्टर में हमने पढ़ी, ये सैलरी में आएगा क्या क्या? तो बेटा यहां पर सैलरी में वही आएगा जो एचआरए में आया था, हाउस रेंट अलाउंस में। क्या? बेसिक प्लस डियरनेस अलाउंस इफ फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट्स प्लस कमीशन एज अ परसेंटेज ऑफ टर्नओवर। याद करो, तो वही चीजें आ जाएंगी बेटा सैलरी में। बात समझ आई सबको? ठीक है, एग्जाम्पल देके बता दो बेटा थोड़ा सा। तो कॉपी कर लो पहले। दो मिनट बेटा, ये ना मैं यहां पर लिख देता हूं थोड़ा सा। 2 मिनट। बेटा ये ना यहां पर लिख लो थोड़ा सा। बेसिक प्लस डियरनेस अलाउंस इफ प्लस कमीशन एज अ परसेंटेज। तो ये तीन चीजें आएंगी बेटा सैलरी में। चलो मैं सिंपल करता हूं, जरा मैं सिंपल करता हूं। सुनो, अज्यूम करो, देखो अज्यूम करो बेटा, मेरी सैलरी पूरे साल की सब मिला के 12 लाख रुपए है, 12 लाख रुपीस पर एनम है। ठीक है? अब सुनो, मेरा ओन कंट्रीब्यूशन टू एनपीएस है सपोज से 15% ऑफ सैलरी। मेरा ओन कंट्रीब्यूशन टू एनपीएस है 15% ऑफ सैलरी। मतलब मैं अपनी सैलरी का 15% एनपीएस में जमा करवाता हूं। तो 12 लाख की मेरी सैलरी है, उसका अगर मैं 15% करूं तो 1,80,000 रुपए मैं अपने एनपीएस में जमा करवाता हूं अपनी जेब से। 1,80,000 रुपए साल का। पहले मुझे एक बात का बेटा जवाब दो, इस 1,80,000 को ऊपर
सैलरी में 12 लाख की सैलरी है ना, 12 लाख में ऐड करोगे या नहीं? नहीं बेटा, ये 180 12 लाख में से ही तो जमा करवाया है, तो ये तो ऑलरेडी 12 लाख में क्या है, इंक्लूडेड, तो आपको ऐड करने की जरूरत नहीं है। लेकिन नीचे से आप इसका क्या दोगे, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 सीसीडी सब सेक्शन 1। अब सुनो, गवर्नमेंट क्या कहती है बेटा, गवर्नमेंट कहती है आपका एनपीएस है, आप उसमें जितने जमा करवाना चाहते हो करवाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आपने 180 जमा करवाया, 15% जमा करवाया, शौक से करवाओ, लेकिन हम आपको डिडक्शन 15% का नहीं दे सकते। हम आपको डिडक्शन देंगे मैक्सिमम 10% ऑफ सैलरी का। तो सैलरी मेरी 12 लाख थी, उसका 10% आपको डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 सीसीडी 1 बेटा कितना मिलेगा, 1,20,000 का डिडक्शन मिलेगा 80 सीसीडी 1 में। तो जमा आप जितने मर्जी कराओ, आपका एनपीएस है, आपको देखना है। आप पूरी 12 लाख रुपए की सैलरी डाल दो एनपीएस में, हमारी जेब से क्या जाता है, लेकिन डिडक्शन आपको उसका नहीं मिलेगा जो आपने जमा करवाया। डिडक्शन मैक्सिमम मिलेगा 10% का। किसका 10%, सैलरी का। तो 12 लाख की सैलरी का 10% मतलब 1,20,000 का क्या मिलेगा, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 सीसीडी सब सेक्शन 1 बेटा। कॉपी करो यहां तक। ये तो हुआ किसका कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉय का। कॉपी करो बेटा, फिर हम आगे चलते हैं। देखो, अब बात करते हैं बच्चे एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन की। इसको डिवाइड करना दो पार्ट्स में। यहां चलो एक काम करो, पहले 2 मिनट सुनो, 2 मिनट पहले मेरी एक बात सुनना, फिर हम इस पे आते हैं। पहले मुझे एक बात का जवाब दो जो आप सबने पढ़ा हुआ है। एम्प्लॉयर अगर अपनी जेब से मेरे एनपीएस में पैसा जमा करवाता है, तो मुझे एक बात बताओ बेटा, ये आपको नहीं लगता सॉर्ट ऑफ परक्विजिट है? भाई एक बात बताओ, पैसा गया किसकी जेब से, एम्प्लॉयर की जेब से, बेनिफिट किसको हुआ, एम्प्लॉय को। तो दिस इज नथिंग बट परक्विजिट, और परक्विजिट है तो सैलरी में क्या होगा बेटा, ऐड होगा। तो सबसे पहली बात, दिस इज टू बी एडेड टू सैलरी। तो पहले तो आपको सैलरी में इसे क्या करना पड़ेगा, ऐड। क्यों, मैंने रीजन क्या बताया, बिकॉज दिस इज अ परक्विजिट। ये एक परक्विजिट है, तो ऊपर सैलरी में तो पहले इसे क्या करोगे बेटे, ऐड करना पड़ेगा आपको। और नीचे से फिर आपको इसका क्या मिलेगा बेटा, डिडक्शन मिलेगा अंडर सेक्शन 80 सीसीडी सबसेक्शन 2। आपको इसका डिडक्शन मिलेगा अंडर सेक्शन 80 सीसीडी सबसेक्शन 2। कितना, वो डिपेंड करता है बेटा एम्प्लॉयर कौन है। वो डिपेंड किस पे करता है, एम्प्लॉयर कौन है। अब सुनो, अज्यूम करो एम्प्लॉयर खुद सेंट्रल गवर्नमेंट ही है, मतलब मैं एम्प्लॉय किसका हूं, सेंट्रल गवर्नमेंट का ही एम्प्लॉय हूं मैं। मेरा एम्प्लॉयर कौन है, सेंट्रल गवर्नमेंट है। तो उस केस में आपको डिडक्शन मिलता है बेटा मैक्सिमम 14% ऑफ सैलरी। उस केस में आपको डिडक्शन मिलता है मैक्सिमम सैलरी का 14% बेटा। और अगर मेरा एम्प्लॉयर कोई और है, एनी अदर एम्प्लॉयर, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय नहीं हूं मैं किसी और प्राइवेट पर्सन का एम्प्लॉय हूं, तो उस केस में बेटा आपको डिडक्शन मिलता है मैक्सिमम 10% ऑफ सैलरी। उस केस में आपको मैक्सिमम डिडक्शन मिलेगा बेटे 10% ऑफ सैलरी का। कॉपी करो इसे। कौन से सेक्शन में मिल रहा है डिडक्शन, 80 सीसीडी सबसेक्शन 2 में।
80 CCD सबसेक्शन 2 में। लो बच्चे कॉपी करो, फिर एक एग्जांपल करते हैं। कॉपी कर लो बेटा। अब सुनो, अब जो ये मैंने एग्जांपल कराया था ना बेटा, ये वाला, इसी को मैं बेटा अब आगे लेके जा रहा हूं, इसी एग्जांपल को। अब सुनो, मैं बताओ अपने एनपीएस में मैं कितना पैसा जमा कर रहा था अपनी जेब से? 15%। और मेरा एम्प्लॉयर, मेरे एम्प्लॉयर भी अपनी जेब से कितना कंट्रीब्यूशन दे रहा है? उतना ही, 15% ऑफ सैलरी। तो 12 लाख की मेरी सैलरी थी, उसका 15% वो अपनी जेब से जमा करवा रहा है, मतलब 1,80,000 रुपए जमा करवा रहा है वो मेरे एनपीएस में। ये किसका कंट्रीब्यूशन है? ये एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है, 1,80,000 रुपए। अब मुझे जानना है बेटा इस 180 का क्या होगा। तो बेटा सबसे पहले तो ये 180 ना, सबसे पहले तो ऊपर सैलरी में क्या होगा? ऐड। क्यों? परक्विजिट है। तो मेरी 12 लाख रुपए की सैलरी थी ना, तो पहले तो ये 12 लाख में ऐड हो जाएगा और हो जाएगा 13,80,000 की सैलरी। तो सबसे पहले तो आप इसे क्या करोगे? टू बी एडेड, टू बी एडेड टू सैलरी। तो सबसे पहले तो सैलरी में क्या कर दो? ऐड। तो ऊपर ऐड कर दिया और नीचे से फिर इसका डिडक्शन दे देंगे बेटा। डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 सीसीडी सबसेक्शन 2। कौन से सेक्शन में डिडक्शन देंगे? 80 सीसीडी सबसेक्शन 2 में। कितना बेटा? वो डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है कि ये एम्प्लॉयर, वो डिपेंड करता है कि ये एम्प्लॉयर आपका कौन है। क्या ये एम्प्लॉयर सेंट्रल गवर्नमेंट खुद है या कोई और है? एनी अदर। एम्प्लॉयर कौन है उस पर डिपेंड करता है। तो चलो दोनों केस में लिख लेते हैं, दोनों केस में लिख लेते हैं कितना डिडक्शन मिलेगा। सपोज अगर एम्प्लॉयर सेंट्रल गवर्नमेंट है तो डिडक्शन बेटा कितना है? 14% ऑफ सैलरी। तो 12 लाख की सैलरी का 14%, 1,68,000 रुपीज का डिडक्शन मिल जाएगा आपको 80 सीसीडी सबसेक्शन 2 में। और अगर कोई और एम्प्लॉयर है तो उस केस में आपको डिडक्शन मिलता है बेटा 10% ऑफ सैलरी। तो 12 लाख का 10% मतलब 1,20,000 रुपए का डिडक्शन आपको मिलेगा 80 सीसीडी सबसेक्शन 2 में। लो बच्चे, ये आपका डिडक्शन आ गया एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन का। ध्यान रखने वाली बात क्या है? एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन ऊपर ऐड नहीं होगा सैलरी में, ऑलरेडी एडेड है, बट नीचे से माइनस होगा। हाँ, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन ऊपर ऐड भी होगा और नीचे माइनस भी होगा। कॉपी करो बेटे, फिर आगे चलते हैं। मेरे ख्याल से बच्चे क्लियर हो रहा है पूरा केस सबको? कर लिया कॉपी? चलो आगे चलें। देखो बेटा, ये तो हो गया हमारा केस अगर, अगर सैलरीड एम्प्लॉय का केस है। अगर सैलरीड क्लास का केस है तो ये वाले रूल्स फॉलो होंगे जो मैंने अभी बताए। ठीक है, अब हम डिस्कशन करते हैं अगर सैलरीड का केस नहीं है, सपोज मेरा केस है, बिजनेस क्लास का केस है, बिजनेसमैन का केस है, तो क्या होगा बेटा? बात करते हैं। तो बेटा उस केस में ना, सबसे पहली बात, सबसे पहली बात, जितना
पैसा मैं अपनी जेब से, अच्छा एक बात मैं पहले बता दूं, बिजनेस मैन के केस में दो लोगों का कंट्रीब्यूशन नहीं होगा बेटा। बिजनेसमैन के केस में तो मेरा खुद का ही कंट्रीब्यूशन होगा, मेरा कोई एम्प्लॉयर तो है नहीं ना, तो मेरा खुद का कंट्रीब्यूशन होगा। तो सुनो, मैंने अपनी जेब से अपने एनपीएस में पैसा जमा करवाया, ठीक है। तो पहले बताओ क्या मेरी ऊपर जीटीआई में ये ऐड होगा या नहीं? नहीं बेटा, ये ऑलरेडी आपकी जीटीआई में एडेड है, इंक्लूडेड है, तो नॉट टू बी एडेड टू जीटीआई, नॉट टू बी एडेड टू जीटीआई। तो ऊपर ऐड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी एडेड है। अच्छा दूसरी बात, ऊपर ऑलरेडी एडेड है, गवर्नमेंट ने कहा नीचे से बेटा इसका क्या ले लो, डिडक्शन ले लो अंडर सेक्शन 80 सीसीडी सबसेक्शन 1। ये दोनों 80 सीसीडी 1 में ही हैं। अगर सैलरीड है तो मेरा कंट्रीब्यूशन 80 सीसीडी 1 में कवर्ड है, अगर सैलरीड नहीं है तो भी मेरा कंट्रीब्यूशन 80 सीसीडी 1 में ही कवर्ड है। कितना डिडक्शन बेटा? 20%। किसका? अब ये बात आती है ना, 20% किसका? भाई सैलरीड के केस में तो आपने सैलरी का ले लिया, अब बिजनेसमैन की कोई सैलरी तो है नहीं, तो 20% किसका? बेटा 20% होगा उसकी जीटीआई का, 20% होगा उसकी जीटीआई का। कॉपी करो, फिर आपको मैं एक छोटा सा एक एग्जांपल बना के बताता हूं। कॉपी करो बेटे। बच्चे कर लिया कॉपी सबने? चले आगे चले। सुनो, मैं आपको एक एग्जांपल इसका भी बना के बताता हूं। देखो एग्जांपल, सपोज एक पर्सन है मिस्टर ए, ये एक सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल है। सेल्फ एम्प्लॉयड मतलब आप बिजनेसमैन कह लो, ये एक सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल है, ठीक है बेटा। मिस्टर ए का जो जीटीआई है ना, ग्रॉस टोटल इनकम, बेटा वो है 8 लाख रुपीस। इसकी ग्रॉस टोटल इनकम है 8 लाख। अब ये क्या करता है, ये अपने एनपीएस में अपना कंट्रीब्यूशन देता है, ओन कंट्रीब्यूशन टू एनपीएस। कितना बेटा? 12% ऑफ जीटीआई। ये अपने जीटीआई का 12% कंट्रीब्यूट करता है, मतलब 8 लाख का 12%। तो इसने एनपीएस में कितना पैसा जमा करवाया? 96,000 रुपीस इसने जमा करवाए हैं अपने एनपीएस में। ये उसका खुद का कंट्रीब्यूशन है एनपीएस में। पहले मैं आपसे एक बात पूछूंगा जो आप मुझे बताओगे बेटे। पहले ये बताओ, क्या ये 96,000 जीटीआई में ऐड होगा या नहीं? नहीं बेटा, ऑलरेडी एडेड है, नॉट टू बी एडेड टू जीटीआई। तो ऊपर जीटीआई में ऐड करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी एडेड है। और फिर गवर्नमेंट ने बेटा इसका आपको नीचे से डिडक्शन दिया 80 सीसीडी 1 में। कितना बेटा? 10% ऑफ, सॉरी 20% ऑफ जीटीआई। 20% ऑफ जीटीआई। अच्छा, ये मैक्सिमम है, ये मैक्सिमम है 20%, मतलब 20% से ज्यादा नहीं होगा। तो 8 लाख का जीटीआई उसका 20%, 1,60,000 मैक्सिमम है। अब बताओ, जब उसने अपनी जेब से जमा ही 96 करा, तो डिडक्शन फिर 1,60 का कैसे मिल जाएगा?
तो डिडक्शन बेटा कितने का आएगा? 96 का। तो आपको डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 सीसीडी सब सेक्शन 1 मिल जाएगा 96। मुझे बताओ बेटा समझ आया पूरा केस सबको? कॉपी करो इसे, फिर हम आगे चलते हैं। कॉपी कर लो इसे, बहुत ध्यान से अब बेटा मेरी बात सुननी है। तो मेरे को एक बात बताओ, हमने 80 सीसीडी 1 कवर कर लिया और 80 सीसीडी 2 कवर कर लिया। 80 सीसीडी 1 में डिडक्शन मिलता है अगर सैलरीड है तो इंप्लॉय के ओन कंट्रीब्यूशन का, और अगर सेल्फ एम्प्लॉयड है तो भी ओन कंट्रीब्यूशन का डिडक्शन आपको मिलेगा 80 सीसीडी 1 में। सैलरीड है तो मिलेगा 10% ऑफ सैलरी, और अगर सेल्फ एम्प्लॉयड है तो मिलेगा 20% ऑफ जीटीआई मैक्सिमम। अच्छा, फिर 80 सीसीडी 2 में आपको डिडक्शन मिलता है इंप्लॉयर के कंट्रीब्यूशन का। अगर इंप्लॉयर सेंट्रल गवर्नमेंट है तो 14% का मिलेगा सैलरी का, और अगर एनी अदर इंप्लॉयर है तो 10% ऑफ सैलरी का मिलेगा डिडक्शन। अब बेटा हमने दो सेक्शंस कर लिए, 80 सीसीडी 1 और 80 सीसीडी 2। अब सुनो, अब मैं आपको एक और करा रहा हूं, 80 सीसीडी 1B। सुनना बेटा ये क्या कहता है। बेटा 80 सीसीडी 1B ना क्या कहता है, ध्यान से सुनना। 80 सीसीडी 1B आपको कहता है कि जो डिडक्शन, ध्यान से सुनना, जो डिडक्शन आप 80 सीसीडी 1 में क्लेम नहीं कर पाए, बात समझ आई? जो डिडक्शन आपको 80 सीसीडी 1 ने नहीं दिया, वो डिडक्शन आपको देगा 80 सीसीडी 1B। लेकिन मैक्सिमम 50,000 रुपए की। मैं एक बार दोबारा बोलता हूं, सुनना ध्यान से। यह सेक्शन क्या कहता है, जो डिडक्शन आपको 80 सीसीडी 1 नहीं दे पाया, 2 की बात नहीं कर रहा हूं, जो डिडक्शन आपको 80 सीसीडी 1 नहीं दे पाया, बची हुई डिडक्शन आपको देगा 80 सीसीडी 1B। लेकिन 80 सीसीडी 1B का दायरा मैक्सिमम 50,000 रुपए का है। अच्छा, क्या मतलब हुआ इसका? तो ये सुनो जरा मेरी बात, यहां पर देखो, आओ जरा। सपोज अज्यूम करते हैं सैलरीड क्लास का केस है, ये देखो, ये देखो ध्यान से जरा बेटा, ये हमने एग्जाम्पल किया था बेटा। देखो ये हमने एग्जाम्पल किया था, इसे देखना। मुझे एक बात बताओ, आपने अपने एनपीएस में कितने रुपए का कंट्रीब्यूशन दिया था? 15% ऑफ सैलरी का, तो 12 लाख का 15%, 1,80,000 रुपए का आपने कंट्रीब्यूशन किया था। अब मुझे बताओ 80 सीसीडी 1 ने क्या आपको पूरे 180 का डिडक्शन दिया या नहीं? नो बेटा, उसने आपको डिडक्शन दिया सिर्फ 10% ऑफ सैलरी का। तो 12 लाख का 10% मतलब 1,20,000 का डिडक्शन दिया। कितने रुपए जमा करवाए थे? 180। डिडक्शन कितना दिया 80 सीसीडी 1 ने? 120। कितना नहीं दिया 80 सीसीडी 1 ने? 60,000 रुपए का डिडक्शन आपको 80 सीसीडी 1 ने नहीं दिया। तो मुझे एक बात बताओ, यहां पर लिखना बेटा, मुझे बताओ कंट्रीब्यूशन टू एनपीएस, आपने एनपीएस में जमा कितना करवाया था? 180। ओन कंट्रीब्यूशन की बात कर रहा हूं मैं। उसमें से मुझे बताओ डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 सीसीडी 1, 80 सीसीडी 1 ने कितना डिडक्शन दे दिया? 120 का डिडक्शन तो दे दिया ना 80 सीसीडी 1 ने। बचा कितना रिमेनिंग? कितना बच गया बेटा?
60,000 बच गया। अब मुझे एक बात का बस जवाब दो, ये 60,000 का डिडक्शन जो 80 सीसीडी 1 ने नहीं दिया, ये आपको कौन देगा? ये मिलेगा डिडक्शन आपको अंडर सेक्शन 80 सीसीडी 1 बी। लेकिन पूरे 60 का डिडक्शन 80 सीसीडी 1 बी भी नहीं दे पाएगा, क्योंकि 80 सीसीडी 1 का भी अपना दायरा है। मैक्सिमम 50,000 रुपए का डिडक्शन आपको 80 सीसीडी 1 बी दे देगा। तो बताओ कि टोटल डिडक्शन मैंने कितना ले लिया 80 सीसीडी 1 में? यहां पर लिखो जरा, टोटल मैंने कितना डिडक्शन ले लिया? टोटल डिडक्शन बेटा, मुझे सेक्शन 80 सीसीडी 1 ने कितना डिडक्शन दे दिया था बेटा? 1/20 का डिडक्शन तो 80 सीसीडी 1 ने ही दे दिया था। अच्छा, फिर मैंने 80 सीसीडी 2 में डिडक्शन लिया, सॉरी, मैं 2 की बात नहीं कर रहा हूं अभी, 2 की अभी बात नहीं कर रहा हूं, 1 बी। 80 सीसीडी 1 बी ने बताओ कितना दिया? 60 नहीं देगा 1 बी, आपको मैक्सिमम कितना देगा? 50। तो आपने टोटल डिडक्शन कितना ले लिया? 170 ऑन अकाउंट ऑफ एम्प्लॉइज ओन कंट्रीब्यूशन। तो ये है डिडक्शन ऑन अकाउंट ऑफ एम्प्लॉइज ओन कंट्रीब्यूशन। हां, इसके अलावा एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन का भी डिडक्शन मिलेगा आपको। डिडक्शन ऑन अकाउंट ऑफ एम्प्लॉइज ओन कंट्रीब्यूशन, मैंने टोटल कितना डिडक्शन क्लेम कर लिया बेटा? 170। 1/20 तो क्लेम करा 80 सीसीडी 1 में, और 50 क्लेम करा 80 सीसीडी 1 बी में। करो बेटा कॉपी, फिर आगे चलते हैं। बेटा, एक बात का बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, और वो क्या है? ये जो 80 सीसीडी 1 बी है ना, ये बेटा आपको इंप्लॉयर के बचे हुए कंट्रीब्यूशन का डिडक्शन नहीं देता है बेटा। ये सिर्फ इंप्लॉय के ओन कंट्रीब्यूशन का डिडक्शन देता है, जो 80 सीसीडी 1 नहीं दे पाया। ये मत कहना कि जो 80 सीसीडी 2 ने दे दिया, वेल एंड गुड, बचा हुआ ये देगा। ये 80 सीसीडी 2 का बचा हुआ नहीं देगा, ये 80 सीसीडी 1 के बचे हुए का देगा। ठीक है, तो नो डिडक्शन, मैं लिख देता हूं यहां पर, नो डिडक्शन ऑन अकाउंट ऑफ, बताओ, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन। तो ये एम्प्लॉयर के बचे हुए कंट्रीब्यूशन का डिडक्शन नहीं देता है बेटा, ये एम्प्लॉय के बचे हुए कंट्रीब्यूशन का डिडक्शन देता है। नो डिडक्शन ऑन अकाउंट ऑफ एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, ये एम्प्लॉयर के बचे हुए कंट्रीब्यूशन का डिडक्शन नहीं देगा, ये सिर्फ एम्प्लॉय के बचे हुए कंट्रीब्यूशन का डिडक्शन आपको देगा। ये आपका बेटा 80 सीसीडी 1 बी हो गया। अभी जरा ध्यान से सुनना, अभी आगे की बातें करेंगे बेटा। कर लिया बेटा कॉपी सबने? करें आगे। तो हमने ना बेटा तीनों सेक्शंस कर लिए। 80 सीसीडी 1 भी हो गया, 80 सीसीडी 2 भी हो गया, और 80 सीसीडी 1 बी भी हो गया। एक बार सम अप कर दो, फिर आगे चलते हैं। मुझे एक बार बता दो बेटा, 80 सीसीडी 1 आपको किसका डिडक्शन देता है? अगर सैलरीड क्लास है तो एम्प्लॉय के ओन कंट्रीब्यूशन का, अगर सेल्फ एम्प्लॉयड है तो सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल के ओन कंट्रीब्यूशन का। ठीक है, कितना? अगर सैलरीड है तो 10% ऑफ सैलरी, सेल्फ एम्प्लॉयड है तो 20% ऑफ जीटीआई। ठीक है, अच्छा, 80 सीसीडी 2 किसका डिडक्शन देता है? एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन का। अगर एम्प्लॉयर सेंट्रल गवर्नमेंट है तो मैक्सिमम 14% ऑफ सैलरी, अगर कोई और एम्प्लॉयर है तो मैक्सिमम 10% ऑफ सैलरी। अब मुझे एक बात बताओ, जो डिडक्शन आपको 80 सीसीडी 1 ने नहीं दी, वो कहां पर ले सकते हो? 80 सीसीडी 1 बी में ले सकते हो, लेकिन मैक्सिमम कितनी ले पाओगे? 50,000 रुपए, उससे ज्यादा नहीं ले पाओगे।
तो ये आपका पूरा रिवीजन हो गया फिलहाल तक का। समझ आया सबको? आ जाओ बेटा, अब हम बात करते हैं एक और आगे की। सुनो, अब बेटा एक सेक्शन और आता है हमारे पास, ध्यान से, सेक्शन 80 CCE। और बेटा बेटा इस सेक्शन 80 CCE ने ना एक ओवरऑल कैपिंग लगाई है। 80 CCE ने ओवरऑल क्या लगाई है बेटा? कैपिंग। कैपिंग का क्या मतलब हुआ बेटा? 80 CCE कहता है कि 80C प्लस 80 CCC प्लस 80 CCD1, ध्यान से बेटा सेक्शंस का ध्यान देना है, मैक्सिमम आप ले सकते हो 1.5 लाख रुपए का बेनिफिट, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा आपको। मैं आपको समझाता हूं अभी, ध्यान से बेटा। अब मेरी एक बात सुनना बेटा, 80 CCE ने क्या करा है? ओवरऑल कैपिंग लगाती है। क्या लगाती है बेटा? ओवरऑल कैपिंग। पता है कैपिंग का क्या मतलब हुआ? 80 CCE ने ना एक लिमिट फिक्स कर दी है। और क्या कहा है 80 CCE ने? 80 CCE ने कहा है कि 80C का डिडक्शन मिला के, 80C का मिला के प्लस 80 CCC को मिला लो प्लस 80 CCD1 को मिला लो, ना 1B ना 2, 1 को मिला लो। इन तीनों में मैक्सिमम डिडक्शन आप 1.5 लाख रुपए का ले सकते हो। सर ये क्या बात कर रहे हो? आपने तो कहा था, कल कहा था 80C में आपको डिडक्शन मिल सकता है मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए का। बेटा अब वो 1.5 लाख आप पूरा 80C में ले लो या तीनों में मिला के ले लो, बेटा आपकी मर्जी है। मेरी बात समझना जो मैं कह रहा हूं, वो जो 1.5 लाख की लिमिट है वैसे वो 80C की थी, लेकिन 80 CCE ने उस 1.5 लाख की लिमिट को 3 सेक्शंस में माना है। उसने कहा है 80C प्लस CCC प्लस CCD1 कैन नॉट एक्सीड 1.5 लाख रुपए। मतलब बेटा इन तीनों सेक्शंस में मिला के, इन तीनों सेक्शंस में मिला के आप मैक्सिमम बेनिफिट 1.5 लाख रुपए का ही ले सकते हो, उससे ज्यादा का नहीं ले पाओगे आप। अब वो 1.5 लाख आप पूरा 80C में ले लो या तीनों में मिला के ले लो, वो आपकी मर्जी है, वो आपको डिसाइड करना है। लेकिन हम एक बात कह रहे हैं, ये 1.5 लाख की लिमिट सिर्फ 80C की नहीं है, ये 80C प्लस CCC प्लस CCD1 की है 1.5 लाख। बात समझ आई? पक्का? काम की बात। अब सुनो, अब देखो एक थोड़ी सी समरी बनाते हैं, सुनना मेरी बात। एक थोड़ी सी समरी बनाते हैं कि डिडक्शन कैसे मिलेगी, किस सीक्वेंस में मिलेगी। सुनना मेरी बात, सीक्वेंस में चलना बेटा। सबसे पहले 80C, ठीक है? आप 80C की डिडक्शंस यहां पर लिख लो, जितनी भी हैं। आपने कोई लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे करा है, ट्यूशन फीस पे करी है, NSC खरीदी है, वगैरह वगैरह, PPF में पैसा जमा कराया है, वो सब यहां पर लिख लो बेटा। अच्छा, फिर आपने कोई LIC या किसी और इंश्योरेंस कंपनी का एन्युटी प्लान लिया है या पेंशन प्लान लिया है, उसमें कुछ पैसा जमा करवाया, वो यहां पर लिख लो। अच्छा, फिर आपने अपने NPS में अपनी जेब से कुछ पैसा जमा करवाया है, वो लिख लो। पक्का? मैक्सिमम कितना लिख पाओगे 80 CCD1 में? 10% ऑफ सैलरी लिख पाओगे मैक्सिमम। और अगर सेल्फ एम्प्लॉयड है तो 20% ऑफ GTI लिख पाओगे। इनको टोटल कर दो, इनका टोटल कर दो। अगर इनका टोटल बेटा, अगर इनका टोटल 1.5 लाख से ज्यादा आ रहा है, अगर 1.5 लाख से ज्यादा आ रहा है इन तीनों का टोटल, तो फिर आपको डिडक्शन मैक्सिमम 1.5 लाख ही मिलेगा बेटा, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। हाँ, अगर 1,20,000 आ रहा है तो 1,20 मिल जाएगा,
एक 30 आ रहा है, एक 30 मिल जाएगा, एक 40 आ रहा है, एक 40 मिल जाएगा, एक 50 आ रहा है, एक 50 मिल जाएगा। लेकिन 2 लाख आ रहा है तो एक 50 ही मिल पाएगा इन तीनों सेक्शन को कंबाइन करके। फिर बताओ सीक्वेंस में अगला सेक्शन कौन सा है? 80 CCD 1B। अब बताओ इसमें मैं मैक्सिमम कितना डिडक्शन ले सकता हूं? 50,000। मैं वो लिख रहा हूं जो मैक्सिमम है। तो मैं 1.5 लाख तो ले सकता हूं डिडक्शन इन तीनों में कंबाइंड। 1.5 लाख तो मैं ले सकता हूं इन तीनों में कंबाइंड, और 50,000 और ले सकता हूं 1B में। बात समझ आई बेटा? और लास्ट फिर आप डिडक्शन ले सकते हो बेटा 80 CCD 2 में। ठीक है, अब 80 CCD 2 का आपको बेटा केस पता है। 80 CCD 2 में डिडक्शन कितना मिलेगा वो डिपेंड करता है एम्प्लॉयर सेंट्रल गवर्नमेंट है या एम्प्लॉयर कोई और है। अगर एम्प्लॉयर सेंट्रल गवर्नमेंट है तो आपको डिडक्शन मिलेगा 14% ऑफ सैलरी का, अगर कोई और है तो मिलेगा 10% ऑफ सैलरी का। बस ये आपकी बेटा टोटल डिडक्शन आ गई जितनी हमने अब तक पढ़ी है। सीक्वेंस क्लियर हुआ? सबसे पहले कौन सा लिखना है? 80C की सारी लिख लेनी है, 80 CCC लिख लेनी है, 80 CCD 1 लिख लेनी है। मैक्सिमम कितनी? 10% ऑफ सैलरी, मैक्सिमम उतनी मिलेगी 80 CCD 1 में। इनका टोटल कर देना है। अगर टोटल 1.5 लाख से ज्यादा है तो मैक्सिमम डिडक्शन 1.5 लाख ही मिलेगा। अच्छा, अगर 80 CCD 1 ने आपको कुछ अमाउंट का डिडक्शन नहीं दिया है तो बचा हुआ कहां पर ले सकते हो? 80 CCD 1 में ले सकते हो। मैक्सिमम कितना? 50,000। और उसके अलावा आप 80 CCD 2 में डिडक्शन ले सकते हो। डिपेंड करता है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयर है या कोई और है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट है तो 14% ऑफ सैलरी ले सकते हो, कोई और है तो 10% ऑफ सैलरी ले सकते हो। ये बेटा आ गया आपका टोटल डिडक्शन अभी तक का जो आप क्लेम कर सकते हो। समझ आई बेटा बात सबको? ये बेटा आपको मिलेगा अंडर सेक्शन 80 CCE। लो बेटा, मेरे ख्याल से समरी यहां तक की क्लियर हुई। अभी आगे चलते हैं। यहां तक बेटा कॉपी करो, इस समरी को कॉपी कर लो, काम आएगी ये समरी आपको। कॉपी करो यहां तक। क्लियर हुआ? ठीक है, अब सुनो, सबने कॉपी कर लिया? आ जाओ बेटा, अब नोट्स पे मैं एक छोटा सा डिस्कशन आपसे कर लूं। ये तो आप लोग रीडिंग मार लेना, वैसे मैंने इसका पूरा चार्ट आपको बनवा के बेटा समझा दिया है। ठीक है, 80 CCD 1 पढ़ना, 1B पढ़ना, 80 CCD 2 पढ़ना, 80 CCE पढ़ना बेटा, है ना। 80 CCE क्या कहता है? 80C प्लस CCC प्लस CCD 1। मैक्सिमम कितना हो सकता है? 1.5 लाख रुपए हो सकता है। ठीक है, इस 1.5 लाख के अलावा आप 80 CCD 1B में डिडक्शन ले पाओगे मैक्सिमम 50,000 का। 80 CCD 2 में डिडक्शन ले पाओगे मैक्सिमम कितना? सेंट्रल गवर्नमेंट है तो 14%, एनी अदर है तो 10%। ये इसके अलावा है, 1.5 लाख के अलावा। अच्छा, अब आओ बेटा एक छोटा सा डिस्कशन और, विड्रॉल फ्रॉम एनपीएस। बेटा अभी तक हमने बात करी थी एनपीएस में पैसा जमा करवाने की। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं एनपीएस से पैसा निकालने की। अब देखो क्या कह रहा है, सेक्शन 10 सब सेक्शन 12 कैपिटल ए। पढ़ो, बहुत सिंपल है, ध्यान से बेटा। ये सेक्शन कहता है, सेक्शन 10(12)A प्रोवाइड्स दैट any payments from NPS to an assessee on account of closure or his opting out of the pension scheme shall be exempt to the extent of 60% of the total amount payable to him। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ध्यान से बेटा मेरी बात सुनिए। पता है बेटा ये सेक्शन 10(12)A क्या कह रहा है? सुनो, 10(12)A कहता है कि आप अब क्या कर रहे हो, आपने सोचा, आपने एनपीएस में पैसा जमा करवाया। लिखना कुछ मत बेटा, बात समझना बस।
आपने एनपीएस में पैसा जमा करवाया 30 साल तक, आपने एनपीएस में पैसा 30 साल तक जमा करवाया, आपकी एज हो चुकी है अब 60 साल। अब आप 60 साल के बाद अपने रिटायरमेंट के लिए एनपीएस से पैसा क्या करना चाहते हो बेटा? विड्रॉ करना चाहते हो। ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा जितना, सुनो, सपोज मैं एग्जांपल देके बता देता हूं। एनपीएस में सपोज 50 लाख रुपए इकट्ठा हो गया है, तो उन्होंने कहा 50 लाख का तो 60%, मतलब 30 लाख रुपए तो सीधा सीधा बेटा एग्जेम्प्ट है, सीधा सीधा। मतलब आपको एनपीएस से कितना मिला? 50 लाख मिला ना, 50 में से 60% तो बेटा क्या है? एग्जेम्प्ट है। ठीक है, चिंता करने की जरूरत ही नहीं, 30 लाख रुपए एग्जेम्प्ट है। व्हाट अबाउट द रिमेनिंग 40%? तो 50 लाख का 40% 20 लाख रुपए। गवर्नमेंट ने कहा इस 20 लाख को भी हम एग्जेम्प्ट कर देंगे, लेकिन एक शर्त है, प्रोवाइडेड आप इस पैसे से खरीदो एक एन्युटी प्लान। इस पैसे से आप क्या खरीद लो बेटा? एक एन्युटी प्लान खरीद लो। इस पैसे से आप क्या खरीद लो? एक एन्युटी प्लान। इस पैसे से आप क्या खरीद लो? एक एन्युटी प्लान। तो बेसिकली गवर्नमेंट ने क्या कहा है, आपके एनपीएस में जितना पैसा इकट्ठा हो रखा है ना, उसमें से 60% तो आप ले लो, अपने पास रखो, मौज मस्ती मारो, रिटायरमेंट के टाइम पे वर्ल्ड टूर पे जाओ 30 लाख रुपए लेके, हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बचा हुआ 40% यानी 20 लाख रुपए हम आपको नहीं देंगे। ठीक है, अगर आप उस 20 लाख रुपए को एग्जेम्प्ट करवाना चाहते हो, देखो एक बात सुनो, गवर्नमेंट कह रही है 50 लाख ले लो, 50 लाख ले लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, 30 लाख तो एग्जेम्प्ट कर देंगे, लेकिन 20 लाख पे टैक्स लगा देंगे। लेकिन अगर 20 लाख को भी एग्जेम्प्ट करना है तो उसका क्या करो? एक एन्युटी प्लान खरीद लो। मतलब 30 लाख रुपए तो रख लो जेब में और बाकी 20 लाख का खरीद लो एक एन्युटी प्लान। अच्छा, अगर आप 20 लाख का एन्युटी प्लान खरीद लेते हो तो हम इस 20 लाख को भी क्या कर देंगे? एग्जेम्प्ट। फिर एक बात और निकल के आई, अब जब मैं एन्युटी प्लान खरीदूंगा तो एन्युटी प्लान से मुझे फिर पेंशन भी आएगी। भाई एन्युटी प्लान होता ही इस मतलब का है, उससे क्या आती है? पेंशन। लेकिन याद रखना बेटा, जो पेंशन आएगी ना वो एग्जेम्प्ट नहीं है, वो टैक्सेबल हो जाएगी। पेंशन इज नॉट एग्जेम्प्ट, पेंशन टैक्सेबल हो जाएगी। तो बात समझ आई सबको? तो अगर आप एनपीएस का खाता बंद करवाते हो, परमानेंटली बंद करवाते हो, तो एनपीएस में जो भी पैसा इकट्ठा हो रखा है उसका 60% गवर्नमेंट आपको दे देगी और वो एग्जेम्प्ट रहेगा। बाकी 40% गवर्नमेंट क्या करेगी? उसका एक एन्युटी प्लान खरीद लेगी आपके नाम से। ठीक है, और वो पैसा भी आपके हैंड्स में क्या हो जाएगा बेटा? एग्जेम्प्ट। लेकिन उस एन्युटी प्लान से जो पेंशन आएगी ना, वो पेंशन एग्जेम्प्ट नहीं है बेटा, वो पेंशन टैक्सेबल है। तो ये देखो क्या कहा उन्होंने, बैलेंस 40% इज टू बी यूटिलाइज्ड फॉर परचेज ऑफ एन्युटी प्लान। तो बचे हुए 40% से आपको एन्युटी प्लान खरीदना पड़ेगा और उस एन्युटी प्लान से जो पेंशन आएगी ना आउट ऑफ सच एन्युटी प्लान, वो एग्जेम्प्ट नहीं होगी बेटा, वो टैक्सेबल होगी। बात समझ आई सबको? तो 60% पैसा जो आपको मिलेगा एनपीएस को बंद करवाने पे वो तो एग्जेम्प्ट है, बचा हुआ 40% वो भी एग्जेम्प्ट होगा, प्रोवाइडेड आप उस पैसे से क्या खरीद लो? एन्युटी प्लान खरीद लो। लेकिन एन्युटी प्लान खरीद के जो पेंशन मिलेगी वो एग्जेम्प्ट नहीं है, वो टैक्सेबल होगी आपके हैंड्स में, और अगर आपके नॉमिनी को मिल रही है तो नॉमिनी के हैंड्स में। अच्छा, फिर एक और आता है सेक्शन 10 सबसेक्शन 12 बी। ये क्या कहता है देखना, Section 10 subsection 12b provides that any partial withdrawal, ध्यान से, made by an assessee from NPS shall be exempt to the extent of 25%
ऑफ ओन कंट्रीब्यूशन मेड बाय हिम। मैं आपको बेटा समझा देता हूं, कुछ ना लिखने की जरूरत नहीं है, इसमें खास कुछ समझने वाली बात नहीं है। वैसे जरा सुनना, सुनो सुनो, ये देखो ये देखो, ये बेटा मेरा अकाउंट है एनपीएस का। और बेटा काफी हद तक ना एनपीएस मैंने कहा था वैसे ही फंक्शन करता है जैसे प्रोविडेंट फंड फंक्शन करता है। याद करो, प्रोविडेंट फंड में हमने टोटल बेटा 4 बातें करी हैं। कौन कौन सी 4? मेरा खुद का कंट्रीब्यूशन, मेरे एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, और दोनों के कंट्रीब्यूशन पे क्या आएगा? इंटरेस्ट। एक तो मेरे कंट्रीब्यूशन पे और एक मेरे एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन पे, तो इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन। बात समझ आई? अब सुनो सुनो, एग्जाम्पल देके थोड़ा सा आपको बता रहा हूं। मैं हर साल 1 लाख रुपए जमा करवाता हूं अपने एनपीएस में। मेरा एम्प्लॉयर भी हर साल 1 लाख रुपए जमा करवाता है एनपीएस में, हर साल, पर एनम, ठीक है। अच्छा, इस एनपीएस को चलाते हुए 10 साल हो चुके हैं, 10 साल हो चुके हैं। तो मुझे एक बार बता दो, इस 10 साल में कितना पैसा इस एनपीएस में इकट्ठा हो गया? सुनो, मेरा खुद का कितना हो गया? ओन कंट्रीब्यूशन बताओ। हर साल का 1 लाख रुपए, तो 10 साल का 10 लाख तो मेरा ही हो गया। अच्छा, एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन का, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन वो भी 1 लाख डालता है, तो 10 साल का 10 लाख वो इकट्ठा हो गया, तो 20 लाख तो ये हो गया। प्लस दोनों के कंट्रीब्यूशन पे मुझे क्या मिला होगा? इंटरेस्ट। चलो मान लेते हैं एग्जांपल, 8 लाख रुपए का इंटरेस्ट आ गया, तो ये हो गया मेरे पास 28 लाख रुपए मेरे बेटा एनपीएस में इकट्ठा हो गया। कितने सालों में? 10 सालों में 28 लाख रुपए मेरे एनपीएस में क्या हो गया? इकट्ठा। अब बेटा हुआ क्या, सुनो, हुआ क्या, जो असेसी था ना, उसके घर में बेटा कुछ इमरजेंसी आ गई। जैसे मैं एग्जांपल आपको दूं, इमरजेंसी कुछ भी हो सकती है बेटा, जैसे हेल्थ, आपको मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए पैसा चाहिए, आपको बच्चों की एजुकेशन के लिए पैसा चाहिए, आपको बेटा अपने किसी बच्चे की मैरिज के लिए पैसा चाहिए। घर में बेसिकली कोई क्या आ गई है बेटा? इमरजेंसी। तो गवर्नमेंट ने ना एक फैसिलिटी आपको दी है, और वो फैसिलिटी क्या है कि अगर आप एनपीएस का खाता बंद नहीं करवाते, बंद मत करवाओ, आप क्या करो, कुछ पैसा ना आप इन इमरजेंसी के लिए एनपीएस से विड्रॉल कर सकते हो। आप, खाता बंद नहीं करवा रहा हूं, खाता चलता रहेगा, लेकिन आप इस पैसे से, आप इस इमरजेंसी के टाइम पे कुछ पार्शियल विड्रॉल आप अपने पैसे में से कर सकते हो। जितनी करना चाहो आप उतनी करो विड्रॉल, जितनी करना चाहते हो उतनी करो, हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन गवर्नमेंट ने कहा, गवर्नमेंट ने क्या कहा? सुनो सुनो, गवर्नमेंट ने कहा अगर आप पार्शियल विड्रॉल करते हो ना, कितनी? 25% ऑफ ओन कंट्रीब्यूशन। बात समझना, अगर आप पार्शियल विड्रॉल करते हो 25% ऑफ ओन कंट्रीब्यूशन, तो वो क्या रहेगी बेटा? एग्जेम्प्ट। अच्छा मुझे बताओ, मैं 28 लाख का 25% करने को कह रहा हूं आपको? नहीं बेटा, 28 लाख का 25% नहीं है। जो मेरा कंट्रीब्यूशन था ना 28 लाख में से 10 लाख, उसका 25%, मतलब आप 25% विड्रॉ कर सकते हो 10 लाख का। 2.5 लाख रुपए आप विड्रॉ कर सकते हो, और अगर 2.5 लाख विड्रॉ करते हो तो बेटा वो क्या होगा? एग्जेम्प्ट। अगर इससे ज्यादा विड्रॉ करा तो वो सारा अमाउंट क्या हो जाएगा? जितना ज्यादा होगा वो सारा क्या हो जाएगा? टैक्सेबल। तो अगर सपोज मैंने 4 लाख रुपए विड्रॉ कर लिया, तो 4 लाख में से 2.5 लाख रुपए क्या हो जाएगा बेटा? एग्जेम्प्ट। और बचा हुआ 1.5 लाख क्या हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा। यह केस किसका है?
पार्शियल विड्रॉल का। तो मैं पार्शियल विड्रॉल कर सकता हूं बेटा, समय से पहले पार्शियल विड्रॉल कर सकता हूं, मुझे उसके लिए एनपीएस का खाता बंद करवाने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं कितनी पार्शियल विड्रॉल कर पाऊंगा? अपने कंट्रीब्यूशन का 25%, वो एग्जेम्प्ट रहेगा। उससे ज्यादा करी तो टैक्सेबल हो जाएगा। और एक बात और याद रखना बेटा, जो वैसे आपके एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, वैसे बता रहा हूं, पार्शियल विड्रॉल मर्जी से नहीं हो सकती बेटा। पार्शियल विड्रॉल कुछ स्पेसिफाइड पर्पसेस के लिए ही हो सकती है, जैसे मैंने आपको बताया मेडिकल ट्रीटमेंट, एजुकेशन, मैरिज। तो कुछ स्पेसिफाइड पर्पसेस के लिए ही आप पार्शियल विड्रॉल कर सकते हो। लो बेटा, कॉपी करना चाहो तो कर लो, वैसे जरूरत नहीं है, मैंने सब लिखा हुआ है। ठीक है ना बेटा? क्या कह रहा है? सेक्शन 10 सबसेक्शन 12b provides that any partial withdrawal made by an assessee from NPS shall be exempt to the extent of, क्या लिखा हुआ है? To the extent of 25% of amount of contribution made by him। मतलब 25% किसका? ओन कंट्रीब्यूशन का 25% की आप पार्शियल विड्रॉल कर सकते हो, वो एग्जेम्प्ट रहेगी। इससे ज्यादा करी तो टैक्सेबल हो जाएगी। तो ये आपका सेक्शन 1012A और 1012B। बेटा हमारा एनपीएस का केस खत्म हो गया पूरा। कुछ एग्जाम्पल्स हैं वो मैं आपको अगले लेक्चर में कराऊंगा। आज के लिए इतना बहुत है। बस थ्योरी इसकी एक बार जितना मैंने चार्ट चूट बनवाया है आपको, 2 क्वेश्चन हैं इसके, वो हम बेटा नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है? तो आज जितनी मैंने बेटा थ्योरी करवाई है, चार्ट्स आपको बनवाए हैं, वो चार्ट एक बार अपने आप सब याद करने की कोशिश करना। ठीक है? चलो बच्चे, थैंक यू। बाकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।